सरफेसी रूल्स 2002। सरफेसी रूल्स तो हम लोग इसको बस ऐसे ही बोल देते हैं, इसका एक्चुअल नाम जो है वो है द सिक्योरिटी इंटरेस्ट एनफोर्समेंट रूल्स 2002। ठीक है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है वो मैंने यहाँ पे कवर कर रखे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रूल 2 जो कि कवर करता है डेफिनेशंस पार्ट को। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है वो है टू ए ऑथराइज्ड ऑफिसर। जब मैं सरफेसी एक्ट पढ़ा रहा था वहां पे मैंने बताया था कि मैं आगे जाकर के बताऊंगा ऑथराइज्ड ऑफिसर कौन होता है। तो ही इज एन ऑफिसर नॉट लेस देन अ चीफ मैनेजर। किसी भी बैंक का या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का चीफ मैनेजर ऑथराइज्ड ऑफिसर बन सकता है। कम से कम इस रैंक का ऑफिसर होना चाहिए, तभी वो ऑथराइज्ड ऑफिसर बन सकता है। ठीक है, एन ऑफिसर नॉट लेस देन अ चीफ मैनेजर ऑफ अ पब्लिक सेक्टर बैंक or equivalent as specified by the board of directors or board of trustees of the secured creditor or any other person or authority exercising powers of superintendence, direction and control of the business or affairs of the secured creditor as the case may be to exercise the rights of a secured creditor under the act। इतना लंबा बकवास पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल शब्दों में ये जानिए कोई भी ऑफिसर नॉट लेस देन अ चीफ मैनेजर ऑथराइज्ड ऑफिसर हो सकता है। ठीक है, कहां पे दिया है? रूल 2A। ध्यान दीजिएगा यहां पे सेक्शंस नहीं रूल्स होते हैं, क्योंकि ये हम लोग रूल्स पढ़ रहे हैं। क्लियर? रूल 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिमांड नोटिस। आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो हमने जब सरफेसी एक्ट पढ़ा था वहां पे देखा था सेक्शन 13(2) में हम लोग नोटिस भेजते हैं। ठीक, तो यहां पर डिमांड नोटिस उसी को कहते हैं, उसी के बारे में रूल्स यहां पर दिए हुए हैं। द सर्विस ऑफ डिमांड नोटिस एज रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 13, जैसे कि मैंने बताया, ऑफ द एक्ट शैल बी मेड बाय डिलीवरिंग इंक्लूडिंग हैंड डिलीवरी और ट्रांसमिटिंग एट द प्लेस वेयर द बोरोवर और हिज एजेंट empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower actually or voluntarily resides or carries on business or personally works for gain by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by speed post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service। यहां पे यह है कि भाई हम नोटिस की डिलीवरी कैसे करेंगे, तो हम हैंड डिलीवरी भी कर सकते हैं, हम पोस्ट भी कर सकते हैं, हम कुरियर भी कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिकली भी भेज सकते हैं। कोई भी यहां पर हम लोग मोड जो है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एड्रेस कहां करेंगे? या तो हम डायरेक्ट बोरोवर को करेंगे या फिर उसके ऑथराइज्ड एजेंट को करेंगे और उसको हम लोग भेज देंगे जहां पर बोरोवर या उसका ऑथराइज्ड एजेंट जो है वो रहता है या बिजनेस कैरी ऑन करता है या फिर काम करता है। ठीक है, अब देखो कभी कभी क्या होता है, क्योंकि बोरोवर्स जो होते हैं इस केस में वो होते हैं डिफॉल्टर्स। ठीक है, तो डिफॉल्टर्स हैं तो वो क्या करेंगे? वो सर्विस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इन दैट केस जब भी कोई सर्विस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो वहां पर हम क्या करेंगे? हम अफिक्स कर देंगे अ कॉपी ऑफ द डिमांड नोटिस ऑन द आउटर डोर और सम अदर कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द हाउस और बिल्डिंग इन विच द बोरोवर ऑर्डिनरली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। एंड ध्यान दीजिएगा, एंड है यहां पे, ऑल्सो बाय पब्लिशिंग द कंटेंट्स ऑफ द डिमांड नोटिस in 2 leading newspapers, one in vernacular language having sufficient circulation in that locality। जब भी ऐसे डिफॉल्टर्स जो हैं, बोरोवर्स जो हैं, वो सर्विस को एस्केप करेंगे तो हमें क्या करना होगा? 2 मेथड अपनाने होंगे। फर्स्ट बीइंग कि हम अफिक्स कर देंगे नोटिस, कहां पे? उसके घर में या जहां वो काम करता है वहां के आउटर डोर पे या अदर कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द प्लेस पे। एंड सेकेंडली पेपर पब्लिकेशन, पेपर पब्लिकेशन करेंगे। पेपर पब्लिकेशन भी हमें 2 पेपर में करना होगा, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में होना चाहिए और दूसरा कोई भी लैंग्वेज में हो सकता है जो कि वहां पर वाइड सर्कुलेशन हो जिसका। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर द बोरोवर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो द डिमांड नोटिस shall be served on the registered office or any of the branches of such body corporate।
ठीक है। नेक्स्ट, वेयर देयर आर मोर देन वन बोरोवर द डिमांड नोटिस शैल बी सर्व ऑन ईच बोरोवर। तो रूल 3 जो है वो हमको बताता है कि हम नोटिस, डिमांड नोटिस कहें, डिमांड नोटिस कैसे सर्व करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग आते हैं रूल 3A, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा सेक्शन 13(3)A मैंने बताया था, जहां पर बोरोवर जो है वो ऑब्जेक्शन या रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, रिप्लाई टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोरोवर, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इफ ऑन एग्जामिनिंग द रिप्रेजेंटेशन मेड और ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय द बोरोवर the secured creditor is satisfied that there is a need to make any changes or modifications in the demand notice, he shall modify the notice accordingly and serve a revised notice or pass other suitable orders as deemed necessary within 15 days from the date of receipt of the representation और ऑब्जेक्शन। मैंने बताया हुआ था 13(3)A में विद इन 15 डेज में आपको रिप्लाई करना होगा, और यहां पर रूल्स में लिखा हुआ है अगर कोई ऑल्टरेशन है तो वो भी आपको विद इन 15 डेज में ही कैरी आउट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ऑन एग्जामिनिंग द रिप्रेजेंटेशन मेड और ऑब्जेक्शन रेज्ड द ऑथराइज्ड ऑफिसर, कौन हो सकता है ये, चीफ मैनेजर से कम की रैंक का नहीं होगा, comes to the conclusion that such representation or objection is not acceptable or tenable, he shall communicate within 15 days of receipt of such representation or objection the reasons for non-acceptance of the representation or objection to the borrower। सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम लोग सरफेसी पढ़ रहे थे, क्लियर। अब आते हैं प्रोसीजर आफ्टर इश्यू ऑफ नोटिस। रूल 4, if the amount mentioned in the demand notice is not paid within the time specified therein, कितना टाइम स्पेसिफाई किया गया था अगर आपको याद हो, 60 डेज, 60 दिन में 13(2) में जो नोटिस करते हैं उसमें लिखते हैं हम लोग कि विद इन 60 डेज यू हैव टू पे योर लायबिलिटीज इन फुल। द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल proceed to realize the amount by adopting any one or more of the measures specified in subsection 4 of section 13। क्या क्या हो सकता है, possession, मैनेजमेंट टेक ओवर कर लेगा या सेल एक्सेट्रा। ठीक है, ऑफ द एक्ट फॉर टेकिंग पोजेशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, वेयर द पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स to be taken by the secured creditor are movable property, तब क्या होगा भाई, in possession of the borrower the authorized officer shall take possession of such movable property in the presence of 2 witnesses after पंचनामा drawn and signed by the witnesses। ठीक है, इस चीज को बहुत ही अच्छे से याद कर लेना, जहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी है। अच्छा, एक चीज बताइए, जहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी आ गई, अगर हम इस मूवेबल प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे हाइपोथिकेशन। ठीक, हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे यहां पे कि अगर यहां पे कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका कि हम लोग पोजीशन लेने जा रहे हैं, तो इन दैट केस हमें उसका पंचनामा ड्रॉ करना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 विटनेसेस। ठीक, पंचनामा में क्या होता है, पूरी डिटेल्स होती हैं उस प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट इफ सच प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डीके और द एक्सपेंसेस ऑफ कीपिंग सच प्रॉपर्टी इन कस्टडी इज लाइकली टू एक्सीड इट्स वैल्यू, द ऑथराइज्ड ऑफिसर मे सेल इट एट वंस। जाहिर सी बात है, अगर उस प्रॉपर्टी को रखने में ज्यादा खर्च आ रहा है या फिर वो जो प्रॉपर्टी है सब्जेक्ट टू स्पीडी और नेचुरल डीके खराब हो जाएगी बहुत जल्दी, तो हम उसे एज सुन एज पॉसिबल उसी समय बेच देंगे। ठीक है, आई होप रूल 4 में अभी तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। रूल 4 में क्या होता है, सबसे पहले कि भाई रूल 4 में हम लोग पोजेशन लेते हैं, ठीक, और अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसका पंचनामा ड्रॉ करेंगे बिफोर 2 विटनेसेस, और अगर नेचुरल डीके या स्पीडी डीके
हो सकता है उस प्रॉपर्टी का, तो हम उसे एट वंस सेल कर देंगे। अब आते हैं हम लोग रूल 5 पे। रूल 5, वैल्यूएशन ऑफ मूवेबल सिक्योर्ड एसेट। अभी भी बात मूवेबल की ही हो रही है। आफ्टर टेकिंग पोजीशन अंडर सब रूल 1 ऑफ रूल 4 एंड इन एनी केस बिफोर सेल, obtain the estimated value of the movable secured assets, fix the reserve price of the assets to be sold in realization of the dues to the secured creditor। रूल 5 हमारा ये बोलता है कि भाई आप जब पोजेशन ले रहे हैं किसी प्रॉपर्टी का रूल 4 सब रूल 1 के अंदर, तो वहां पर क्या करना होगा, आपको उसके बाद उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करवाना होगा। और इन एनी केस सेल से पहले तो करवाना ही होगा, वरना आप किस प्राइस पे सेल आउट करेंगे उस प्रॉपर्टी को, राइट। तो जब भी सेल करवाएंगे उससे पहले पहले हम लोग उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी करवा लेंगे, ठीक। और फिर हम लोग एक एस्टिमेटेड प्राइस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं रिजर्व प्राइस, उसी पे प्रॉपर्टी हमेशा बेची जाती है। रिजर्व प्राइस, हमेशा प्रॉपर्टी इसी प्राइस पे बेची जाती है, तो एक रिजर्व प्राइस हम लोग सेट कर देंगे उसके बाद, ठीक है। उसके बाद आते हैं रूल 6। रूल 6 क्या बोलता है, सेल ऑफ मूवेबल सिक्योर्ड एसेट्स। अभी भी बात मूवेबल्स की ही हो रही है। द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल सर्व टू द बोरोवर अ नोटिस ऑफ 30 days फॉर सेल ऑफ द मूवेबल सिक्योर्ड एसेट्स। ये पीरियड जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। जब भी सेल होगी उसके पहले बोरोवर को 30 days की एक नोटिस सर्व करना इंपॉर्टेंट है, मैंडेटरी है। इफ द सेल ऑफ सच सिक्योर्ड एसेट्स इज बीइंग इफेक्टेड बाय ईदर इनवाइटिंग टेंडर्स फ्रॉम द पब्लिक और बाय होल्डिंग पब्लिक ऑक्शन, द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल कॉज अ पब्लिक नोटिस टू बी पब्लिश्ड इन 2 leading newspapers, including one in vernacular language and having wide circulation in the locality। भाई जाहिर सी बात है, जब आप किसी प्रॉपर्टी का सेल करोगे तो कौन खरीदने आएगा, पब्लिक ही तो खरीदेगी। तो जब पब्लिक खरीदेगी तो इसका मतलब है कि पब्लिक ऑक्शन होगा। पब्लिक को हम नोटिस कैसे देंगे, बाय पेपर पब्लिकेशन, ठीक है। अब जहां पर भी पेपर पब्लिकेशन की बात आ जाएगी, वहां हमेशा याद रखना है 2 न्यूज़पेपर, 1 इन वर्नेकुलर लैंग्वेज एंड सेकंड कोई अदर लैंग्वेज भी हो सकती है। नेक्स्ट, इफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फेल्स। अच्छा देखो, ये भी हो सकता है भाई ये जो हमने सेल किया कोई भी पब्लिक इंटरेस्टेड ही नहीं थी उसको खरीदने के लिए, तब क्या होगा, तब अब बेचना तो है ही है, बैंक को प्रॉपर्टी बेच करके ही तो रियलाइजेशन करना है अपना ड्यूज का। तो वो क्या करेगा, अब की बार जो नोटिस पीरियड है जो पहले 30 days का था, अब वो कर देगा उसे ओनली 15 days। क्यों, क्योंकि एक बार ऑलरेडी नोटिस हो चुकी है लेकिन वो प्रॉपर्टी सोल्ड आउट नहीं हुई है, इस वजह से सेकेंड नोटिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 15 days के लिए जाएगी। समझे, मतलब कि सब्सिक्वेंट सेल्स जितनी भी होंगी उसमें हमें 15 दिन की नोटिस देना ही पड़ेगा, ठीक। इफ सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी फेल्स and the sale is required to be conducted again, the authorized officer shall serve, affix and publish notice of sale of not less than 15 days to the borrower for any subsequent sale। नोटिस हम लोग सर्व भी करेंगे, उसके घर या ऑफिस के कॉन्स्पिशियस पार्ट में एफिक्स भी करेंगे और पेपर पब्लिकेशन भी करेंगे, ठीक है। और कितने दिन की नोटिस, कम से कम 15 days की नोटिस। क्लियर, रूल 6 कंप्लीट। रूल 5 में हमने क्या किया, हमने पंचनामा ड्रॉ किया बिफोर 2 विटनेसेस और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन लेते हैं, ठीक। रूल 5 में हमने क्या किया, हमने वैल्यूएशन लेकर के रिजर्व प्राइस फिक्स किया। रूल 6 में हमने क्या किया, उसको सेल आउट किया और वहां पे क्या किया, पहले बार में 30 दिन की नोटिस दी और दूसरी बार में क्या किया कि हमने 15 दिन की नोटिस की। दोनों सिचुएशन में हमने पेपर पब्लिकेशन भी किया, 2 में, एक वर्नाकुलर लैंग्वेज, एक कोई भी लैंग्वेज हो सकती है जिसका कि
वाइड सर्कुलेशन होगा दोनों का लोकेलिटी में। नेक्स्ट रूल 7, इशू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सेल। जब कोई पर्सन उस प्रॉपर्टी को, उस सेल में पार्टिसिपेट करेगा और प्रॉपर्टी को परचेज कर लेगा, ठीक है, उसने रिजर्व प्राइस जो सेट हुआ था वो पे करके उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, तो एट लास्ट बैंक जो है उसको सेल सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि दिस प्रॉपर्टी नाउ बिलोंग्स टू यू। ऑन पेमेंट ऑफ सेल प्राइस द ऑथराइज्ड ऑफिसर shall issue a sale certificate specifying the movable secured asset sold, price paid, and the name of the purchaser, and thereafter the sale shall become absolute. The certificate of sale so issued shall be prima facie evidence of title of the purchaser. Clear? कोई डाउट नहीं यहाँ पे। Now coming on to rule 8. Rule 8 क्या है? आ गया इमूवेबल सिक्योर्ड एसेट्स के बारे में। अभी तक हमने सब मूवेबल पढ़ लिया, 4 से लेकर के 7 तक इमूवेबल पढ़ लिया हमने। अब हमें 8 के आगे मूवेबल है। सब रूल 1, वेयर द सिक्योर्ड एसेट इज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल टेक और कॉज टू बी टेकन पोजेशन बाय डिलीवरिंग अ पोजेशन नोटिस टू द बोरोवर एंड बाय अफिक्सिंग द पोजेशन नोटिस on the outer door or at such conspicuous place of the property। जैसा कि हमने मूवेबल्स में देखा था, सेम है इमूवेबल्स में कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना होगा, नोटिस देनी होगी। पोजेशन नोटिस जो होती है, पोजेशन नोटिस जो है वो आपको सर्व करनी होगी बोरोवर को, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि उसको अफिक्स भी करना होगा हमको। कहाँ पे? उसके घर में या बिजनेस जहाँ पे वो रन करता है वहाँ पे किसी आउटर डोर में या फिर किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी में, ठीक। सब रूल 2, द पोजेशन नोटिस एज रिफर टू इन सब रूल 1 शैल ऑल्सो बी पब्लिश्ड। पब्लिकेशन की बात आ गई, ऑलरेडी बता दिया है, जहाँ कहीं पे भी पब्लिकेशन की बात आएगी वहाँ पे 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में होगा, 1 इन वर्नाकुलर लैंग्वेज और सेकंड कोई भी हो सकता है, बोथ हैविंग वाइड सर्कुलेशन इन द लोकेलिटी। लेकिन यहां पे एक चीज एक्स्ट्रा है कि पोजेशन नोटिस जिस दिन सर्व हुई, जिस दिन हमने जाकर के एफिक्सेशन किया, उसके 7 डेज के अंदर हमें पब्लिकेशन करना होगा, ठीक। ये आ गया रूल हमारा 8 सब रूल 2। द पोजेशन नोटिस एज रिफर टू इन सब रूल 1 शैल ऑल्सो बी पब्लिश्ड as soon as possible, but in any case not later than 7 days from the date of taking possession in 2 leading newspaper। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ये पूछ सकता है कि पोजेशन नोटिस जो है हमने इशू कर दी, उसके बाद विद इन हाउ मेनी डेज हमको पेपर पब्लिकेशन करना होगा इमूवेबल सिक्योर्ड एसेट का, ठीक। उसके बाद 2A, all notices under these rules may also be served upon the borrower through electronic mode of service in addition to the modes prescribed under sub rule 1 and sub rule 2 of rule 8। ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इसको, तो ये तो पता ही है कि आजकल जो है जितने भी नोटिसेस वगैरह हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से भी अगर हम सर्व करते हैं तो वो वैलिड होते हैं ज़्यादातर। नाउ रूल 8 सब रूल 5, बिफोर इफेक्टिंग सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिफर टू इन सब रूल 1 ऑफ रूल 9। आगे हम लोग देखेंगे वहां पे सेल है, ठीक है। द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल ऑब्टेन वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम एन अप्रूव्ड वैल्यूअर एंड इन कंसल्टेशन विद द सिक्योर्ड क्रेडिटर फिक्स द रिजर्व प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी एंड मे सेल द होल और एनी पार्ट ऑफ सच इमूवेबल सिक्योर्ड एसेट। अच्छा, यहां पे एक ट्रिक बता देता हूं कि जैसे हमने रूल 5 में पढ़ा था कि वहां पे मूवेबल का वैल्यूएशन होता है, यहां पे रूल 8 सब रूल 5 में इमूवेबल का वैल्यूएशन होगा। क्लियर? सेम प्रोसेस है, यहां पे भी वैल्यूएशन करेंगे और फिर उसके बाद रिजर्व प्राइस फिक्स करेंगे। इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आते हैं सब रूल 6, द ऑथराइज्ड ऑफिसर शैल सर्व टू द बोरोवर अ नोटिस ऑफ 30 days फॉर सेल ऑफ द इमूवेबल सिक्योर्ड एसेट। इंपॉर्टेंट है, कितने दिन का नोटिस? 30 दिन का। सेम जो प्रोसीजर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है जैसा कि मूवेबल्स के लिए था।
The secured creditor shall cause a public notice to be published in 2 leading newspapers. फिर वही बात, वन इन वर्नाकुलर, सेकेंड कोई और लैंग्वेज में हो सकता है, ज़्यादातर इंग्लिश ही रखते हैं. Every notice of sale shall be affixed on the conspicuous part of the immovable property and the authorized officer shall upload the detailed terms and conditions of the sale on the website of the secured creditor. जहां पे भी जहां से क्वेश्चन बनता है, आ सकता है क्वेश्चन, वो चीज़ें मैं आप लोग को ऑलरेडी बता दे रहा हूं, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. देखिए, जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसका सब रूल और रूल याद करना ज़रूरी है, बट बाकी चीज़ों का सब रूल और रूल याद करना ज़रूरी नहीं है. उतना याद हो जाता है तो अच्छी बात है. रूल 9, यहाँ पे सेल ऑफ इमूवेबल की बात होती है. टाइम ऑफ सेल, issue of sale certificate and delivery of possession etc. No sale of immovable property under these rules in first instance shall take place before the expiry of 30 days from the date on which the public notice of sale has been served to the borrower. जाहिर सी बात है, जब 30 दिन का नोटिस पीरियड दिया गया है तो उसके पहले हम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते. If sale of immovable property fails and sale is required to be conducted again, the authorized officer shall serve, affix and publish notice of sale of not less than 15 days to the borrower for any subsequent sale. वही चीज जो कि मैंने पहले बताई, अगर सब्सिक्वेंट सेल है तो वहां पर जो नोटिस पीरियड है वो 30 डेज से घट करके अब 15 डेज का हो जाएगा. 9 सब रूल 2, the sale shall be confirmed in favor of the purchaser who has offered the highest sale price in his bid or tender or quotation or offer to the authorized officer and shall be subject to confirmation by the secured creditor. जो भी देखो, जब भी ये पब्लिक ऑक्शन वगैरह होते हैं, पब्लिक सेल वगैरह होती है, तो वहां पर तो ढेर सारे आदमी होते हैं, तो वहां पर जो भी सबसे हाईएस्ट प्राइस देगा उसी के फेवर में सेल जो है वो कंफर्म हो जाती है. नो सेल अंडर दिस रूल शैल बी कंफर्म्ड if the amount offered by sale price is less than the reserve price specified under sub rule 5 of rule 8. Rule 8 sub rule 5 क्या होता है? वैल्यूएशन. ठीक है, वैल्यूएशन से ही हम लोग रिजर्व प्राइस सेट करते हैं, इससे कम में प्रॉपर्टी नहीं बेची जा सकती. क्लियर? सब रूल 3, on every sale of immovable property the purchaser shall immediately, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, इससे क्वेश्चन आता भी है कि भाई देखो सेल हुआ, ठीक है, मैं एक पर्सन हूं, मैंने सबसे हाईएस्ट बिड दे दी, ठीक है. अच्छा, एक और चीज मैं पहले बता देता हूं कि कभी कभी क्या होता है कि अब क्योंकि ढेर सारी पब्लिक आती है सेल में, तो सेल में जेन्युइन बायर्स ही आए, कोई अरे गहरे आदमी ना आ जाए, इसलिए क्या होता है कि अर्नेस्ट मनी एक सेट कर दी जाती है जो कि ऑन एंड अराउंड 10% ऑफ द प्रॉपर्टी होती है. ठीक है, लगभग आप इतना पैसा हमको पे करेंगे, बैंक के पास जमा करेंगे, तभी आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एल्स आप ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. ठीक है, तो ऐसा भी होता है. अब क्या होता है, मैंने हाईएस्ट बिड लगा दी, ठीक, हाईएस्ट बिड लगा दी और मेरे फेवर में ही बिड जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई. अब क्या है कि मुझे या तो सेम डे या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे में 25% ऑफ टोटल अमाउंट जितने पे मैंने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है वो मुझे डिपॉजिट करना ही पड़ेगा. ठीक है, और जो बाकी जो बैलेंस अमाउंट वो जो मुझे है जिस दिन सेल कंफर्म हुई है उस दिन से 15 डेज में 15 डेज के अंदर मुझे जमा करना पड़ेगा. लेकिन ये जो 15 डेज है हम इसको एक्सीड भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 90 डेज तक इंक्लूडिंग दीज 15 डेज. ठीक है, आई होप सब क्लियर हो गया होगा. अभी सारा पढ़ के बताता हूं और क्लियर हो जाएगा. On every sale of immovable property, the purchaser shall immediately, that is on the same day or not later than next working day, as the case may be, pay a deposit of 25%
of the amount of the sale price which is inclusive of earnest money deposited. मैंने बताया ना कि earnest money होता है, अगर earnest money पे की हुई है तो 25% में वो included रहेगा, if any, to the authorized officer conducting the sale. Next, the balance amount shall be paid on or before the 15th day of confirmation of sale of the immovable property or such extended period, कितना बताया था, as may be agreed upon in writing between the purchaser and the secured creditor, in any case not exceeding 3 months. ठीक, 90 days total. Next, अगर मान लेते हैं कि मैंने 25% तो दे दिया लेकिन बचा कुचा जो बैलेंस है वो पे नहीं कर पाया मैं टाइम पीरियड में, तो क्या होगा, मेरा ये जो 25% है फॉरफिट कर लिया जाएगा. इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट विद इन द पीरियड मेंशन इन सब रूल 4 द डिपॉजिट शैल बी फॉरफिटेड एंड द प्रॉपर्टी शैल बी रीसोल्ड. नेक्स्ट, ऑन कंफर्मेशन ऑफ सेल बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर and if the terms of payment have been complied with, the authorized officer exercising the power of sale shall issue a certificate of sale of the immovable property in favor of the purchaser. ठीक है, यहां तक कोई डाउट आई गेस नहीं होगा. नेक्स्ट है रूल 11, प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ शॉर्टफॉल ऑफ सिक्योर्ड डेट. आपको अगर याद होगा जब हम सरफेसी एक्ट पढ़ रहे थे वहां पे मैंने बताया था कि जब कहीं पे भी शॉर्टफॉल होगा वहां पे हम क्या कर सकते हैं, दो चीजें, या तो हम डीआरटी में जाकर के एप्लीकेशन करेंगे या जो भी हमारा अप्रोप्रिएट कोर्ट होगी वहां जाकर के एप्लीकेशन देंगे. एन एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ बैलेंस अमाउंट बाय एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर पर्सुएंट टू सब सेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट शैल बी प्रेजेंटेड टू द डेब्ट्स रिकवरी ट्राइब्यूनल. ठीक है, हम डीआरटी में जाकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं. वहां पर फिर क्या होगा, बाकी जो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी डिटेल्स मांगी जाएंगी, फिर उनको सेल आउट करके जो भी ड्यूज बकाया हैं वो पे किए जाएंगे. ठीक है, तो ये था इतना हम लोग के सरफेसी रूल्स में. आई गेस आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा. इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, सिर्फ जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया उन्हीं के रूल्स और सब रूल्स याद करने की ज़रूरत है. एल्स बाकी सारे सब रूल्स या रूल्स नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है. आप कहानी की तरह समझेंगे जैसे मैंने समझाया हुआ है तो इजीली याद हो जाएगा. ठीक है, तो इसी वीडियो में सिर्फ इतना ही. मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, गुड बाय.